Good evening, students. This is the class 10th, second chapter control and coordination. Most important PYQs. Uh, Actually, is the number of the PYQ is total 20. So I have to discuss it as far as earlier. So, not going too much of the time. This first question is a 3 marks question. A squirrel is a scary situation. स्क्वायरल एक स्कैरी सिचुएशन में है. इट्स बॉडी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे. उसकी बॉडी या तो फाइट कर सकती है या भाग सकती है. स्टेट द इमीडिएट चेंज दैट टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी सो दैट द स्क्वायरल इज एबल ईदर फाइट और रन. अभी इसी तरह का क्वेश्चन चीता के ऊपर भी आ सकता है. अभी यहाँ पे स्क्वायरल के ऊपर आया है, तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियसली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है स्क्वायरल के एक्सपीरियंस पे, तो वो या तो भागेगी, ऑर्डर टू रन और अ बैटल. तो एक रेस्पॉन्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमेगडाला. एमेगडाला रेस्पॉन्ड होता है डेंजर के टाइम पे. हमारी जो बॉडी होती है उसके माइंड में यानी कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस का जो पार्ट होता है वो एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिव करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. मतलब एक बटन है, हाइपोथैलेमस एक बटन है जिससे एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एक्टिव हो जाता है. एड्रीनल ग्लैंड के एक्टिव होने से एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है और वो ट्रिगर करता है किसी भी नर्वस सिस्टम को, एनी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम. ये जो इंक्रीज है रेस्पिरेशन, एक्चुअली एड्रेनालाइन इज अ इमरजेंसी हार्मोन. इट्स अ टाइप ऑफ अ हार्मोन जो तभी रिलीज होगा जब आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी. तो द थिंग इज, सो एट दिस टाइम हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो GnRH रिलीज़ करता है. GnRH के रिलीज़ होने पर हमारी बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है हार्मोन्स, एंड ये पिट्यूटरी एक्टिव करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को. किसको सेक्रेट? एड्रीनल. और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है हार्मोन एड्रेनालाइन. और ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है इसके पीछे का मेन रीज़न होता है कि ये आपको सेक्रेट करके दे किसको? एड्रीनल ग्लैंड को. और बिकॉज ऑफ दिस एड्रीनल ग्लैंड हमारे लोगों के साथ हमारी जो बॉडी होती है वो इमरजेंसी हार्मोन में वर्क करने लग जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक पीरियड हमारा जो रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रुक जाता है. अच्छा, ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मसल्स ऑफ अ हार्ट एंड द मसल्स ऑफ अ रिफ्लेक्स और स्पाइनल कॉर्ड्स. यही सेम क्वेश्चन इस रूप में आ गया. हाउ इज़ द मोड ऑफ एन एक्शन इन बीटिंग ऑफ अ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, एंड गिव फॉर एग्जाम्पल. एक्चुअली इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा. इनवॉलेंट्री एक्शन आर दोज विच वी कैनॉट कंट्रोल और वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज विच वी कैन कंट्रोल. इनवॉलेंट्री एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो स्टिम्युलस इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री एक्शन. ट्रिगर नहीं, कोई भी चीज़ का ट्रिगर नहीं होता. दे टेक प्लेस ऑन देयर ओन, वो अपने आप वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो ऑल द टाइम विदाउट थिंकिंग चलती रहती है. सो ये जो बीटिंग ऑफ हार्ट है ये एक प्योरली इनवॉलेंट्री एक्शन है, बट दे टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस. जो वॉलेंट्री एक्शन है, एग्जाम्पल,
जो प्यूपिल का साइज है जब हम ब्राइट लाइट पे जाते हैं, एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन, जो तभी होगा जब हमारे सामने कोई लाइट आएगी। रिफ्लेक्स एक्शन यूजुअली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होता है। कफिंग, यॉनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये एक एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। आज मैं स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं एक एक चीज़ समझाता चलूँगा। नाउ यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में कर देना। थर्ड क्वेश्चन, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन electric impulses as a means of communication between cells in multicellular organism। जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से क्यों ज़्यादा डी बेटर है? उसका रीज़न है, हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो इम्पल्सेस से ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये दो तीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहा है। मतलब यहाँ पर दो तीन चीज़ें वर्क करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ हार्मोन। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू का यूज़ नहीं करता, जैसे कि नर्व टिश्यू फॉर सिग्नल। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन रेयर एरियाज में होता है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में होता है, जो कि नर्व्स से कनेक्टेड होता है। नर्व कोऑर्डिनेशन कभी कभी होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस होता है और ज़्यादातर हो जाता है। तो तीन चीज़ें आपको समझ में आई। पहली चीज़ तो ये कि ये हार्मोन्स का यूज़ करता है। दूसरी चीज़ ये, इसको कोई स्पेशल टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड थिंग, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हर जगह हो सकता है। और फोर्थ थिंग, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर होता है और कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। अंडरस्टूड? अभी मैंने जो आपको एक ऊपर बताया था क्वेश्चन, हाउ इज़ द एक्शन, ये स्क्वायरल वाला, द सेम क्वेश्चन हैपन्स इन दिस फोर्थ वन। ध्यान से सुनना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी तरह आपको लिखना है। एक चीता, अ चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड हिम एट अ वेरी हाई स्पीड। चीता ने प्रे को देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ेगा। उसकी बॉडी की जो मसल्स है, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स, उसको कौन मूव करा रहा है? उसमें जो बॉडी के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं मसल्स के, वो कैसे मूव हो रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं? तो अभी इस बात को हम पूरी तरीके से समझते हैं। चीता एक्चुअली में एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम रिसीव करता है, एक स्टिमुलस रिसीव करता है प्रे की तरफ से। देखो, अभी बताया गया था कि जब आई किसी लाइट की तरफ फोकस करती है तो लाइट उसको एक ट्रिगर देता है, मतलब एक स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करने लग जाती है। यहाँ पर जो चीता है वो एक्चुअली स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है प्रे की साइड से, जिसकी वजह से जो इम्पल्सेस हैं वो मसल्स और लिम्स में ट्रेवल हो रही, जो क्विकली उसकी मसल्स और लिम्स को प्रोपेल कर रही हैं, सो दैट इट कैन मूव्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रे। जैसे ही रिसीव होती है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकली और केमिकली नर्व्स के हेल्प से। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक केमिकल रिलीज होने लगता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग दूसरे नाम से एसिटिल कोलिन जानते हैं। जब भी ये मसल्स चेंज करती हैं अपने शेप को इन रिस्पॉन्स टू दिस सब्सटेंस,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। स्पेशल टाइप का प्रोटीन मसल सेल्स में फाउंड होता है जो उनको अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस उसमें फॉर्म हो। इस स्टिमुलेटेड एक्शन से जो मसल सेल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं सभी मसल्स फाइबर में, और वो सभी मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन, रिलैक्स करने लग जाते हैं। इसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट तेज होने लगता है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम होती है, और बिकॉज ऑफ दैट वो प्रे की तरफ तेजी से दौड़ता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के, वो नर्वस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कौन सा सिग्नल डिसरप्ट होता है जब स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है? ये सभी क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में है, ठीक। वन इज एक्चुअली है तो थ्री पार्ट्स में, लेकिन जितना हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया हमको सिर्फ उतना ही बनाना है। तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बना लेना। नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, वन पार्ट इज ब्रेन, अनदर पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी टू पार्ट्स, वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है सिंपैथिक, एक है पैरासिम्पैथिक। नाउ वर्क ऑन इट। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है ये बोन से प्रोटेक्ट होती है। जो ब्रेन होता है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड रिंग्स ऑफ वर्टिब्रेट से प्रोटेक्ट होती है। वो ये दोनों चीज़ें उसको एक कुशन देते हैं, एक कवर का काम करते हैं, लेयर्स, और इनको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। एक्चुअली जो हेड है उसमें जो स्कल होता है उसकी अपर लेयर जो होती है वो एक कुशन कवर करती है, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इमर्ज करता है स्पाइनल कॉर्ड से, और वो ज्वाइन करता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से बाय अ कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज हुआ तो वो सोमैटिक मोटर इम्पल्सेस को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है वो बॉडीज़ में नहीं पहुंच पाएगा। स्पाइनल डैमेज में ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी इम्पैक्ट हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क कहीं से भी प्रोड्यूस नहीं होती, और अगर प्रोड्यूस हो भी जाती है तो वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाती, उस स्पेसिफिक एरिया पे नहीं पहुंच पाती जहाँ पे हमको वर्क करना है। Now the next one is name the hormone secreted by pituitary. अभी पिट्यूटरी बेस ऑफ द ब्रेन में होता है बहुत ही छोटा होता है, साइज ऑफ अ पी। हमारे फ्रंटल हिस्से पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट हेड, फोर हेड पे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सेक्रेट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एक्चुअली हार्मोन्स तो वो बहुत प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इवन हम कह दें कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट अगर आंसर आए तो आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही लिखना है, क्योंकि इससे जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना वो प्रमोट होती है। ग्रोथ हार्मोन ये भी बताया गया था कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज़ होगा तो आप जायंट बन जाओगे, जाइजेंटिज्म हो जाएगा, और अगर कम रिलीज़ हुआ तो क्या हो जाएगा, आप ड्वार्फ हो जाओगे, यानी कि ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं
कि क्या क्या होता है इसमें। तो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर जो होता है उसको हम लोग एक्रोमेगैली कहते हैं, जिससे हम लोगों को कुशन सिंड्रोम्स या डायबिटीज़ इंसिपिडस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें ये डिसऑर्डर पूछा था कि नेम द डिसऑर्डर ऑफ पर्सन हु लाइकली सफर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अबव हार्मोन। नाउ द सेकंड थिंग इज हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज एंड रेगुलेटेड। थायराइड, हमारा जो थॉट होता है थॉट रीजन होता है, उसमें थायराइड ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड सेक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए और उसके फंक्शंस के लिए। क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, माइक्सोडेमा, ये डेफिशिएंसी होती है अगर इसमें थायरॉक्सिन नहीं निकलता। आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन जो टाइमिंग होती है ह्यूमंस में, ये फीडबैक सिस्टम की वजह से क्वांटिफाई होती है, because the feedback system governs the final product which control the timing and quantity of a hormone. Likewise, जब हमारे ब्लड शुगर का लेवल राइज होता है तो बॉडी रिसीव करता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसकी वजह से पैंक्रियाज सेक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि स्टोर कर लेता है शुगर को एज ए लिपिड एंड ग्लाइकोजन इन हिपैटोसाइटिक सेल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। ये जो पैंक्रियाज होता है ये क्विट नहीं करता इंसुलिन को जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है। इस फीडबैक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब इंसुलिन रिलीज होगा और नेगेटिव फीडबैक का मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। अच्छा, नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं? नर्व इम्पल्सेस एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं नर्व फाइबर में, और आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो जो इम्पल्सेस ट्रेवल होती हैं वो डेंड्राइट ऑफ द सेल से, बॉडी से, एक्सॉन से होते हुए एंड तक पहुंच जाती है। अभी ये देखो डेंड्राइट्स, आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये डेंड्राइट्स हैं। यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ इसमें सेल बॉडी में, सेल बॉडी से होता हुआ यहाँ पे जाएगा। अगर माइलिन शीथ है तो वो अच्छा वर्क करेगी, माइलिन शीथ में जंप करता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और अगर माइलिनेटेड फाइबर नहीं है तो सीधा ऐसे निकल जाएगा और चला जाएगा हमारे एक्सॉन टर्मिनल में। कहाँ पे चला जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल में। तो ये वर्क एंड प्रोसेस हम लोगों के में होती रहती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड नेम एंड लेबल एंड इट्स फंक्शन। ये है न्यूरॉन, न्यूरॉन की सेल बॉडी जिसमें आउटसाइड लेयर को सोमा और उसके बाहर जो फैंग्स निकले होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। देन चले जाएंगे हम लोग इस वाले पार्ट में, तो यहाँ एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर सीथ होती है जिसको हम लोग माइलिनियन सीथ कहते हैं। इसके अंदर सेल्स होते हैं, उसको हम लोग स्वान सेल्स कहते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है उसको नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। लास्ट में हम लोगों के पास एक्सॉन टर्मिनल्स होता है। बेसिक बिल्डिंग पार्ट है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का। इसका अनदर नेम है नर्व सेल। ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन और सेंड करता है सिग्नल्स बॉडी कंपोनेंट्स में। इलेक्ट्रिक सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जो है रिसीव करता है। एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी ये न्यूरॉन को बनाते हैं। मैसेज इन्वॉल्वमेंट से आएगा, डेंड्राइट्स उसको कलेक्ट करेगा और सेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर गैनुअल्स, ऑर्गेनल्स ये सेल बॉडी को बनाते हैं। मैसेज सेंड होता है सेल बॉडी में एक्सॉन की हेल्प से और रिसीव होता है नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द फ्लो ऑफ अ सिग्नल इन अ सिनेप्स from the axonal end of one neuron to dendrites end of another neuron takes place but not in reverse direction। इनका कहना है कि सेल जो न्यूरॉन होता है ये एक सेल से दूसरे सेल में चला तो जाता है लेकिन रिवर्स नहीं आता। क्यों? इसको बहुत ध्यान से समझना। न्यूरॉन इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, हालांकि it must be transferred in the form of neurotransmitter in order to reach another neuron।
इस हर न्यूरॉन को इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करता है केमिकल सिग्नल्स में। स्पेशलाइज सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर उसकी बॉडी मतलब न्यूरॉन से रिलीज होता है, वो चैनल बनाता है और एंटर करता है न्यूरॉन में। एक्सॉन, अगर ये रिसेप्टर चैनल से लैग होगा वहाँ पर डेंड्राइट्स वर्क करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एक्सॉन टर्मिनल से एक न्यूरॉन की और रिसीव होता है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इसका रिजल्ट ये होता है कि मैसेज सिनेप्स से मूव करते हैं फ्रॉम एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थ्री डिफरेंट फीचर्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो सेरिब्रम को लिटिल ब्रेन कहा जाता है और सेरिबेलम को न्यू ब्रेन कहा जाता है। सेरिब्रम जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है और जो सेरिबेलम है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। एक्चुअली उल्टा लिखा है इसमें। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन और सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन। और सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जो कि ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और सेरिबेलम जो होता है वो टू रीजन्स पे डिवाइड होता है जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन। अब जैसे जिब्रेलिन है, प्लांट हार्मोन कितने होते हैं, 5 होते हैं। उनमें से नंबर 1 जिब्रेलिन, ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड एंड लास्ट वन इथिलीन। जिब्रेलिन प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है स्टेम की ग्रोथ को। ऑक्सिन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑक्सिन कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लांट। अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात कर लें तो ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट को इनहिबिट करता है, रोकता है उसकी ग्रोथ को। Now the next question is, what are sensory and motor neuron and write their function। चलो, तो जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल या स्टिमुलस किसी एफेक्टिव ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन विच परफॉर्म सेंसेशन ऑफ फ्रीइंग फुल। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। हाइपोथैलेमस वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर एंड इंटेस्टाइन। और जो सेकेंड वन है वोमिटिंग। मेड्यूला ऑब्लंगाटा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स कवर करवाता है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। सिंपल, मेड्यूला जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ फोर ब्रेन एंड कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। अब एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की हेल्प से हाउ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड एंड रेगुलेटेड बाय बॉडी। बताया था फीडबैक सिस्टम, ब्लड शुगर लेवल राइज होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव क्यों, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव क्यों, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। Now the next question, how the feedback mechanism regulate hormone secretion, explain by the help of the example। वही सेम क्वेश्चन मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये जरूर है, इसको इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। Now draw the diagram of a cross section view of human brain and label the parts of the brain with the function। तो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ये फॉलोइंग पार्ट। मेड्यूला ऑब्लंगाटा रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का,
रेगुलेट करता है वोमिटिंग, सेलिवेशन, ब्लड प्रेशर। सेरिब्रम डायरेक्ट एंड सरप्राइज करता है मसल्स मूवमेंट को, चेंज करता है वॉलेंट्री मूवमेंट और हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। लाइक किस लिए? वॉकिंग के टाइम पे, ड्रिंकिंग के टाइम पे, कैचिंग के टाइम पे। पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी और डायंसिफिलॉन। सेरिब्रम थिंकिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इन सभी के लिए। ऑल्फैक्टरी वो लोब्स होते हैं जो चेंज करते हैं हमारी स्मेल के रिसेप्टर्स को। और डायंसिफिलॉन रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट, थर्स्ट एंड अदर इम्पल्सेस। ये अपना ब्रेन है और ब्रेन्स के ये सारे पार्ट्स हैं। पीडीएफ भेज दूंगा, यू कैन ईजली learn it. Next question. With the help of suitable example, explain the term photoperiodism, geoperiodism, and geotropism and chemotropism. अब photoperiodism depend on light. ये डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ बताता है प्लांट को इन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ सूट्स ऑफ प्लांट अपवर्ड टूवर्ड्स द लाइट। जियोट्रोपिज्म एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ ग्रोथ टूवर्ड्स द ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ ऑफ द रूट जैसे कि। और कीमोट्रोपिज्म में डायरेक्ट मूवमेंट होता है ग्रोथ का इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई नोन एज कीमोट्रोप। जब भी पॉलन ट्यूब एक्सपैंड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय ओवरी और पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा, इसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म। 18th क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ मसल सेल हाउ डू प्लांट सेल्स शो मूवमेंट। देखो प्लांट में मसल सेल्स नहीं होते हैं तो वो कैसे मूवमेंट करता है? प्लांट डू नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट व्हेन देयर मसल सेल्स इज नॉट एब्सेंट। व्हेन एब्सेंट प्लांट अचीव करता है नेस्टिक मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। ये नेस्टिक मूवमेंट लीफ पैटियोल की तरफ होता है। और एक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन्स इन द प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, जैसे ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। हार्मोन एब्सिसिक एसिड लीव्स को गीला यानी कि विल्ट करने के लिए। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट और सीड्स डेवलपमेंट के लिए, वगैरह वगैरह। तो हार्मोनल टाइप के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और वाटर का रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन यूनिडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज प्रमोट। तो फोटोट्रॉपिज्म टर्म करता है प्लांट बेंडिंग में। जो हार्मोन ऑक्सिन होता है वो प्लांट के लिए बहुत मतलब इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाएगा क्योंकि ऑक्सिन ही प्रोड्यूस होता है टिप्स ऑफ द शूट्स ऑफ फोटोपीरियोडिक प्लांट्स, और इसकी वजह से ग्रोइंग सेक्शन जो प्लांट का होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। जियोट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट ग्रोथ टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जब भी मूवमेंट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट। देखो जो शूट निकल रही है वो नेगेटिव फोटोपीरियोडिज्म का वर्क कर रही है। ये जो शूट है ये नेगेटिव है, और ये जो रूट जा रही है ये पॉजिटिव है जियोट्रॉपिस टूवर्ड्स द स्टिमुलस। अभी समझ में आपको आ गया होगा। सो दिस मच इज़ द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर। पीडीएफ में आज कल में उसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें पुट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इसको मेरे क्वेश्चंस जो मैंने समझाए इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये 30 मिनट्स वीडियो है, इसको नोट डाउन कर लो जो भी की फैक्टर्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं इसमें। And very important it, like, share, subscribe and also share it to the friends so that they can also prepare their questions and answer. सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी पीडीएफ भेजी जा रही हैं अभी वो नोट्स के पर्पज़ से है। जब आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर पब्लिश कराऊंगा, और वो एग्ज़ाम पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप मुझको पेपर्स कंप्लीट करके दीजिए।
I'll give you a reward also. So thank you. Have a nice night. Good night. Take care.